नमस्कार, मैं सज्जनपाल मील एक बार फिर से हाजिर हूं मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में पॉलिटिकल सब्जेक्ट को लेकर एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। अब देखो, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संसद के कार्य। कल हमने देखो संसद का गठन पढ़ा था, राज्यसभा का गठन पढ़ा था, आज संसद के कार्य पढ़ेंगे हम। तो देखो, सबसे पहला देखो संसद का कार्य है वह है विधि निर्माण। विधि मतलब कानून, कानून निर्माण का कार्य संसद में होता है। ठीक है ना? कैसे होता है वो आगे अलग टॉपिक आएगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया समझाइए, उसमें हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सबसे पहला काम होता है वो कानून। भारत के लिए जितने कानून बनते हैं, हमारे लिए जितने भी कानून बनते हैं ना, वो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका या संसदें बनाती है। तो देखो, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है ना संसद का, वो कौन सा होता है? विधि निर्माण का कार्य। तो आगे देखो, दूसरा जो कार्य है वह है धन विधेयक पारित करना। संसद है वह धन विधेयक पारित करती है। इस चीज में देखो, एक जो महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी वो ये है, या जो आपको ध्यान में रखने के लिए बात है, चाहे तो 12वीं क्लास के बच्चे हों या कोई कंपटीशन के जो एग्जाम दे रहा हो, उसके लिए ये चीज है कि अकेला धन विधेयक ही एक ऐसा विधेयक है। ठीक है ना? कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक भी बोलते हैं इसको और धन विधेयक भी, जो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अन्य चाहे कोई भी विधेयक हो, उसको चाहे तो पहले राज्यसभा में पेश कर दो, चाहे पहले लोकसभा में। लेकिन जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम है वो लोकसभा में ही पारित होता है। धन विधेयक सबसे पहले कहां पारित होता है? लोकसभा में। प्रश्न आता है, बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न आता है ये कि ऐसा कौन सा विधेयक है जो सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है या पारित किया जाता है? तो विधेयक का नाम है धन विधेयक। तो धन विधेयक की जो प्रक्रिया का जो उल्लेख है ना, वो हमारे अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 9 में है, 109 में है। और इसको परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, यानी कि इसका प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 110 में है। ठीक है? तो धन विधेयक है, इसको सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है। और लोकसभा में जब ये पेश हो जाता है ना, उसके बाद में यहां से पारित होकर जब राज्यसभा में जाता है, देखो कोई भी विधेयक है वो अकेला एक सदन है वो नहीं बना सकता, नहीं तो राज्यसभा और नहीं लोकसभा। उसी प्रकार जो हमारा धन विधेयक है वो लोकसभा में जब पारित हो जाता है एक बार, तो उसके बाद दोबारा वो जाता है राज्यसभा में। लोकसभा में पारित होने के बाद में कहा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा को उसको 14 दिन के अंदर अंदर पारित करके पेश करना आवश्यक होता है, यानी कि 14 दिन के भीतर है वो हमारे इस जो विधेयक को राज्यसभा पारित कर देती है, अन्यथा 14वें दिन ही अपने आप ही पारित माना जाता है। ठीक है? जो हमारा धन विधेयक है सर्वप्रथम कौन से सदन में पेश होगा? लोकसभा में। उसके बाद में वहां से पारित होकर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा है वो उसको 14 दिन के अंदर अगर पारित कर देगी तो ठीक है, वरना 14वें दिन तो अपने आप ही वो पारित माना जाता है। तो दूसरा कार्य है जो हो गया ये धन विधेयक पारित करना। ठीक है? अब देखो संविधान संशोधन का कार्य। लाइट जला दो। संविधान संशोधन का कार्य क्या है? किसका है संविधान संशोधन का कार्य? हमारी संसद का ही है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 368 के अंतर्गत अगला जो कार्य है वो संविधान संशोधन का है। और संविधान संशोधन मुख्य तौर पर 3 प्रकार से होता है। पहला जो प्रकार है वो है साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले जितने सदस्य हैं ना, वो अपने साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से ज्यादा। ठीक है? वो अगर इस प्रस्ताव पर पारित कर देते हैं तो इसको बोलते हैं संविधान संशोधन हो गया। संविधान संशोधन विधेयक बोलते हैं उसको, जो साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है स्पष्ट बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा या 2/3 बहुमत द्वारा। 2/3 बहुमत देखो क्या होता है? जितने सदस्य उपस्थित होते हैं
उनके 2/3 यानी कि हर 3 में से 2 व्यक्ति अगर उसके पक्ष में हो तो संविधान संशोधन हो जाता है। और तीसरा तरीका है 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, आधे से अधिक जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। तो देखो पहला कार्य था धन विधेयक पारित करना, विधि निर्माण का, दूसरा धन विधेयक पारित करना और तीसरा संविधान में संशोधन का कार्य है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो इसको याद रखना, ये अनुच्छेद जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ना उनको आप लिख लेना एक कॉपी में, ठीक है ना। 10 नंबर के प्रश्न आते हैं देखो छोटे, जिसमें से 6 इस बुक में से आएंगे, तो 6 प्रश्न है वो यही आते हैं, अनुच्छेद वगैरह पूछ लेते हैं ज्यादातर, तो इनको आप नोट करना। इसके बाद है देखो कार्यपालिका पर नियंत्रण। वैसे तो हमारी कार्यपालिका पर नियंत्रण है वो जनता है वो करती है, लेकिन जनता को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का मौका सिर्फ 5 साल में एक बार मिलता है जब चुनाव आते हैं। उस समय हमारे पसंद की मतलब सरकार चुनते हैं, या जिस सरकार ने काम अच्छी तरह नहीं किया तो उसको हम बदल भी देते हैं। लेकिन संसद एक ऐसी सभा है, संसद एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारे जो नेता वगैरह हैं या कार्यपालिका है उसके ऊपर दिन प्रतिदिन यानी कि रोजाना नियंत्रित किया जा सकता है, उनको रोजाना नियंत्रण लगाया जा सकता है। और उस पर नियंत्रण लगाने के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल और काम रोको प्रस्ताव का उपयोग किया जा सकता है। तो जो चौथा कार्य है वो हो गया कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब है महाभियोग का कार्य। महाभियोग क्या होता है? देखो जब हमारे देश में राष्ट्रपति और जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालयों के जो न्यायाधीश है ना, इनको पद से हटाने की प्रक्रिया है ये महाभियोग, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है ना। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को और ये जो न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, जो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रयोग में की जाती है। तो राष्ट्रपति जब अपने जो कार्य है वो ढंग से नहीं करता या अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। और ये महाभियोग वो कहाँ लगाया जाता है? महाभियोग लगाने का जो कार्य है वो संसदें करती है। तो संसद का अगला कार्य क्या हो गया? महाभियोग का। इसके बाद में है निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब देखो संसद में निर्वाचन किसका होता है? किसका? निर्वाचन मतलब है चुनाव। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव। अब हमारी संसद में चुनाव होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। किसका होता है मुख्यतः? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के जो चुनाव है ना उसमें भाग लेते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। सभी सदस्य भाग नहीं लेते। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं 543 और राज्यसभा के 233। तो जो निर्वाचित मतलब चुने हुए, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य हैं ना, वो क्या करते हैं? इनके चुनाव में भाग लेते हैं। किनके चुनाव में? राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। बस थोड़ा सा अंतर यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो लोकसभा और राज्यसभा और इसके साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग नहीं लेते। तो ये हमारी संसद की निर्वाचन संबंधी शक्ति है। प्रश्न आ जाए संसद के कार्य बताएं तो भी ये लिखना है। प्रश्न आ जाए संसद की शक्तियां बताएं तो भी ये लिखना है। कई बार देखो प्रश्न घुमा के दे देते हैं कि हमारी जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका, वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली विधायिकाओं में से एक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भी वो क्या पूछ रहा है? संसद के कार्य पूछ रहा है। क्या प्रश्न आ जाए कि संसद है, हमारी जो विधायिका है वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली विधायिकाओं में से एक है, तो इसके बारे में आप बताइए। तो वो क्या पूछ रहा है? संसद के कार्य। तो देखो संसद के मैंने आपको कार्य बताए हैं आज कितने? 6। विधि निर्माण का कार्य, धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन का कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण, महाभियोग का कार्य और निर्वाचन संबंधी कार्य। इनमें से देखो 2-3 चीज ऐसी है जो हम आगे विस्तार से भी बताएंगे आपको। जैसे महाभियोग है ना, इसके बारे में आगे आपको क्या है विस्तार से बताया जाएगा, और संविधान संशोधन के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। अब देखते हैं अपने अगला टॉपिक।
हाँ, तो देखो अगला जो अपना इसमें प्रश्न बनता है वो क्या बनेगा कि संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर संसद में कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया है। मतलब आपको पहले बता दिया था कि संसद का काम क्या है, कानून बनाना। अब वो कानून एक प्रक्रिया के द्वारा बनता है, वो प्रक्रिया क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आगे आने वाले टॉपिक में मैं कानून बनाने की प्रक्रिया उसके बारे में बताऊंगा। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है ये कि संसद में कानून किस प्रकार बनता है। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, उसके दौरान देखो कानून बनता है। तो देखो कानून है, इसको देखो कानून से पहले होता है ये विधेयक, बाद में बनता है कानून। तो सबसे पहले क्या होता है, विधेयक। अब ये जो विधेयक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। दस्तावेज होते हैं जिनमें कानून का प्रारूप लिखा होता है कि ये कानून हमें बनाना है, वो फाइल होती है, उसको बोलते हैं विधेयक। तो अगर मंत्री परिषद का कोई सदस्य है, वो विधेयक अगर संसद में प्रस्तुत करता है तो वो विधेयक हो जाता है सरकारी विधेयक। उसको क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक। अगर मंत्री, कोई भी मंत्री संसद में विधेयक प्रस्तुत करता है तो वो होता है सरकारी। अगर विधेयक है वो सामान्य सदस्य है, यानी कि वो मंत्री नहीं है, केवल सामान्य सदस्य है, वो संसद में विधेयक पेश कर रहा है तो वो हो गया गैर सरकारी विधेयक। दो प्रकार के होते हैं विधेयक, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन सा, अगर मंत्री द्वारा पेश किया गया है तो सरकारी, और आम अगर सदस्य है, साधारण सदस्य है, उसके द्वारा अगर इसके अंदर जो संसद में पेश किया गया है विधेयक तो वो क्या हो गया, गैर सरकारी विधेयक। अब देखो जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो हमारा जो कानून बनता है उसमें मुख्यतः 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। क्या होते हैं ये वाचन मैं बताऊंगा। देखो अब स्टार्ट है कानून बनाने की। जैसे मान लो संसद चल रही है, सारे संसद के सदस्य बैठे हैं संसद में सभी, ठीक है। जैसे सरकारी विधेयक है ये, ऐसे मान लो कि सरकारी विधेयक है और मैं मंत्री हूं, मैं खड़ा होकर अनुमति मांगूंगा, जो लोकसभा अध्यक्ष से अध्यक्ष होगा या होगी उससे मैं अनुमति मांगूंगा कि अध्यक्ष महोदया मैं विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति चाहता हूं। जैसे क्लास में हम देखो छुट्टी मांग के पानी पीने के लिए जाते हैं ना, कि पानी पीने की छुट्टी चाहिए, मैं पानी पीना जाना चाहता हूं, फिर आपको छुट्टी दे दी जाती है। वैसे ही संसद में भी क्या होता है, ये मतलब विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी जाती है और आमतौर पर अनुमति है वो दे दी जाती है, मना नहीं किया जाता, ठीक है। तो पहला अनुमति मांगना और अध्यक्ष के द्वारा अनुमति देना, उसको बोलते हैं प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में कुछ ज्यादा नहीं है भाई, एक सदस्य खड़ा होकर अध्यक्ष से कहेगा कि मैं ये विधेयक है इसको पेश करना चाहता, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाएगा, प्रथम वाचन। अब देखो नंबर आता है द्वितीय वाचन का, दूसरे वाचन का, ठीक है। दूसरा वाचन है वो बहुत ही अहम वाचन होता है किसी भी कानून निर्माण के लिए। अगर कानून निर्माण की दृष्टि से देखें तो दूसरा जो वाचन है वो सबसे महत्वपूर्ण वाचन है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले महत्वपूर्ण व निर्णायक अवस्था में इसको ले जाया जाता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण मैंने बता दिया निर्णायक अवस्था है इसकी। इसमें देखो क्या होता है, परवर समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। संसद है ना, जिस भी सदन में ये हमारा कानून निर्माण हो रहा है, देखो कानून निर्माण है या विधेयक प्रस्तुत है वो लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी। संसद के किसी भी सदन में अपने क्या है, जो विधेयक है या विधेयक है इसको क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक पहले लोकसभा में। अब देखो दूसरे जो वाचन है, दूसरा वाचन, इसमें क्या हुआ, जो विधेयक है इसको कहां भेजा गया, परवर समिति के पास। पहले तो परवर समिति की क्या की गई, गठन किया गया परवर समिति का। फिर परवर समिति ने विधेयक को, देखो परवर समिति जो होती है उसकी विधेयक की प्रत्येक धारा को बारीकी से पढ़ती है, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, पूरे विधेयक की जांच करती है कि ये संविधान के अनुसार है या नहीं, कहीं इसकी किसी धारा में संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो जो प्रत्येक धारा होती है विधेयक की उसके ऊपर बारीकी से जांच करती है कौन सी समिति, परवर समिति, ठीक है ना। छोटा प्रश्न कई बार आ जाता है कि जो विधेयक पेश होता है ना, विधेयक संसद में जो विधेयक के कानून बनते हैं उनकी बारीकी से जो जांच है वो कौन सी समिति करती है, तो परवर समिति करती है। नाम देखो लिखा हुआ है
प्रवर समिति। ये देखो ये भी लिखा हुआ है प्रवर समिति, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो प्रवर समिति है वो सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, ठीक है। सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, पहले तो उसकी बारीकी से जांच करेगी, फिर उस विधेयक को सदन में पेश कर देगी, प्रतिवेदन पेश कर देगी कि ये सही है। अब आगे क्या होता है, आगे उस पर बहस होती है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कानून बनना चाहिए, विपक्ष के लोग कहेंगे कानून नहीं बनना चाहिए, फिर उनमें बहस होगी। बहस मतलब जो कहते हैं ना बातचीत होगी गर्म तरीके से, यानी कि इसमें देखो हमारी संसद है, ये बहस का सबसे बड़ा मंच होता है, ठीक है। यहाँ पर बातों ही बातों में लात गुस्से भी चल जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौच भी हो जाती है। तो बहस है वो पूरे गर्म तरीके से होती है, ऐसे नहीं भाई हाँ नॉर्मल बात कर रहे हैं। आपने कभी संसद देखी होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, यहाँ तक कि एक बार तो मैंने देखा था कि आंखों में मिर्ची भी डाल दी थी सदस्यों की, एक सदस्य ने दूसरे की मिर्ची भी डाल दी थी। तो देखो ऐसा काम होता है। हमारी जो संसद है इसमें क्या हुआ, प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया, प्रवर समिति ने किया, इसके बाद में क्या हुई बहस होने के बाद में प्रत्येक धारा पर इसके क्या होता है, मतदान होता है। दूसरी जो ये हमारा वाचन है इसमें तो देखो दूसरे वाचन में क्या हुआ, पहले वाचन में तो क्या हुआ कि अनुमति मांगी गई, दे दी गई। दूसरे वाचन में प्रवर समिति का गठन किया गया, उसके बाद में प्रत्येक धारा पर क्या हुआ, मतदान हुआ, बहस हुई, और ये जो हमारा दूसरा वाचन है समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब है देखो तीसरा वाचन, इसको अंतिम वाचन भी बोलते हैं। इसमें फॉर्मेलिटी रह जाती है, सारा का सारा जो काम है वो द्वितीय वाचन ने ही कर दिया, सारा काम है वो कौन से वाचन ने किया, दूसरे वाचन ने कर दिया, फॉर्मेलिटीज रह गई। अंतिम रूप से पारित करने हेतु इसको विधेयक को कहां पर भेजा जाता है, कौन सी समिति के पास भेजा जाता है, या कौन से वाचन में भेजा जाता है, तीसरे वाचन में। कौन से वाचन में, तीसरे वाचन में क्या होता है, देखो अंतिम रूप से इसको पारित करने के लिए और सामान्य चर्चा और मतदान और बहुमत, इसमें फिर क्या होती है, सामान्य चर्चा होती है, फिर इस पर क्या होता है, मतदान, और अगर मतदान में बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है तो ये पारित माना जाता है। बहुमत कैसे, जैसे संसद में लोकसभा में है, ऐसे मान लो लोकसभा में आज आए हुए हैं 400 व्यक्ति बैठे हैं, पूरे तो नहीं आते, ठीक है ना, नेता है वो पूरे नहीं आते, कोई बीमार हो जाता है, किसी को काम हो जाता है, ऐसे मान लो उस दिन 543 में से 400 लोग बैठे हैं, तो 400 का बहुमत होगा आधे से ज्यादा, यानी कि आधा कितना होगा 400 का 200, और ज्यादा कितना होगा, एक और जोड़ दो इसमें 201, यानी कि कम से कम 201 जो लोग हैं वो मतदान इसके पक्ष में कर दें कि हम इसको पारित करना चाहते हैं, तो पारित माना जाता है। इसको बोलते हैं सामान्य बहुमत द्वारा पारित करना, ठीक है। सामान्य बहुमत समझ गए होगे आप, सामान्य बहुमत क्या होता है, आधे से ज्यादा। तो तीसरा वाचन है जो तृतीय वाचन है, इसमें देखो इस पर मतदान हुआ और बहुमत द्वारा इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। तो ये 3 वाचन हो गए, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, और पहले सदन में ये क्या हो गया, पारित। जैसे ऐसे मान लो आमतौर पर ज्यादातर लोकसभा में मतलब अपने विधेयक वो रखे जाते हैं, तो लोकसभा में हो गया है पारित। अब कहां जाएगा, दूसरे सदन में। तो दूसरा सदन कौन सा है, राज्यसभा। अगर पहले राज्यसभा में हो जाता तो फिर लोकसभा में जाता, अभी दूसरे सदन में जा रहे हैं। दूसरे सदन में क्या होगा, वही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाएगी, वही 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, और वही मतदान होगा, ठीक है ना। अगर यहां भी बहुमत द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है तो ये दूसरे सदन से भी पारित माना जाएगा। देखो यहां पर 2 ही बातें होंगी दूसरे सदन में, जब ये दूसरे सदन में जाएगा ना तो इसमें 2 ही बातें होंगी, या तो इसको पारित कर दिया जाएगा या इसको रोक दिया जाएगा, मतलब पारित नहीं होगा ये, ठीक है ना। ऐसी अवस्था में देखो क्या होगा, अगर ये बहुत जरूरी है, पारित नहीं होगा, राज्यसभा में अगर ये पारित नहीं हुआ तो फिर कानून कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। तो फिर अगला क्या है, विधेयक दूसरे सदन में हो गया संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या होती है, संयुक्त मतलब मिलके, यानी कि दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो एक जगह बैठेंगे, एक जगह मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो संयुक्त बैठक
अनुच्छेद 108 में प्रावधान है संयुक्त बैठक का, और ये संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। देखो छोटा प्रश्न आ जाए कि संसद की संयुक्त बैठक वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 में ये शक्ति दी गई है कि वो संसद की संयुक्त बैठकें बुला सकता है। वहां पर इनमें समझाइश होती है, मतलब या तो समझाया जाता है या किसी अन्य तरीके से। देखो जो दोनों सदन हैं उनके सदस्य इस पर दोबारा मतदान करते हैं और इसको फिर पारित कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ? संयुक्त बैठक हो गई। संयुक्त बैठक में उसको राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने क्या कर दिया? पारित। अभी भी देखो कानून नहीं बना, ठीक है। कानून प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन हुआ, तृतीय वाचन हुआ, उसके बाद में विधेयक दूसरे सदन में गया, वहां पर इसके ऊपर मतदान हुआ, संयुक्त बैठक हुई। अब जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बचा हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो बचता है इसका, वो कौन सा है? आप बता सकते हैं? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य बचा हुआ है, कोई भी विधेयक है वो तब तक कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। तो अब देखो अंतिम जो इसकी बिंदु है वो क्या है? विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत तब तक कोई भी विधेयक है वो कानून नहीं बनता जब तक उस पर राष्ट्रपति की अनुमति न हो जाए। अब देखो ये विधेयक संसद से अब आएगा किसके पास? राष्ट्रपति के। अब राष्ट्रपति के पास भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसके पास है इसको स्वीकृत कर दे, या फिर इसको पुनर्विचार के लिए वो लौटा सकता है। अगर राष्ट्रपति को इस कानून में कुछ खामी दिखाई दे तो वो संसद में इसको दोबारा लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। भाई इसमें देख लो थोड़ा सा अगर परिवर्तन होता है तो संसद उसके बाद में अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजे, इसको चेंज करके या बिना चेंज करे, सीधा वैसे का वैसे भी भेज सकती है या चेंज भी कर सकती है थोड़ा बहुत, तो दूसरी बार राष्ट्रपति को इसके ऊपर हस्ताक्षर करने ही होंगे। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है। दोबारा राष्ट्रपति है वो इसको संसद में नहीं भेज सकता, न ही इसको क्या है कानून बनने से रोक सकता, क्योंकि संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है वो औपचारिक ही पद है। इसलिए राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक आता है ना, तो उसको साइन करने ही, हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। ये देखो नॉर्मल सी जो विधि थी कानून निर्माण की, इसको एक बार फिर देखो। पहला क्या हुआ? प्रथम वाचन। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के होते हैं, सरकारी और गैर सरकारी। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। इसके बाद में दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन में या तो पारित हो जाएगा या फिर संयुक्त बैठक होगी। संयुक्त बैठक के बाद में कहां जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति या तो इसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा या इस पर हस्ताक्षर कर देगा। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ये विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। इस पर कानून बनने का या वो मोहर लग जाती है। जैसे ये मैंने हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, ऐसे मान लो, मान लेना, ठीक है ना। मैं हूं नहीं राष्ट्रपति, हस्ताक्षर करते ही क्या बन गया? ये हमारा विधेयक था, वो कानून बन गया। अब ये कानून है वो कार्यपालिका द्वारा पूरे देश में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है ये आपको समझ आई होगी। अब देखो कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।